शमशेर जी, आपका जो सियासी सफर है काफी लंबा रहा है और इस वक्त आप बीजेपी में। बीजेपी इस वक्त तमाम तरह के मुद्दों को लेकर बात कर रही है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी अछूते हैं और जिन मुद्दों को लेकर बात की जा रही है उनमें सवाल भी उठते रहे हैं। जैसे महिला सुरक्षा को लेकर अगर बात कर लें, किसानों की अगर बात कर लें, सरकार कहती है बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो मैं इस हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक राजधानी मैम में 24 प्रेस क्लब के सहयोग से जो खबरें फास्ट ने ये सार्थक संवाद का आयोजन किया, इसके लिए मैं आभारी हूं खबरें फास्ट का। मैम 24 हटगामा के योद्धाओं की तरफ से आपका यहाँ आपके चैनल का खैर मकदम करता हूं। और ये आइस चैनल ने सबसे पहले आगे बढ़ के मैम से शुरुआत की, सारी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को यहाँ बुलाया। इसके लिए मैं जितनी भी राजनीतिक पार्टी के लोग आए उनका भी यहाँ पधारने पर धन्यवाद करता हूँ। खबरें फास्ट का भी धन्यवाद करता हूँ कि मैम की धरती से आपने हरियाणा की आवाज को बुलंद किया। बहुत धन्यवाद। हम भी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने तहे दिल से यहाँ पर तमाम जो शख्सियतें यहाँ पर आई उनका धन्यवाद किया। हमारे चैनल ने यहाँ पर जो संवाद आयोजित किया उसमें भी आने पर हम भी आपको धन्यवाद कहते हैं। लेकिन जो मुद्दे की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, उन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं कि जो पार्टी कहती है कि हाँ बहुत कुछ किया है और समस्या काफी हद तक सुलझ गई है, लेकिन फिर उलझी हुई क्यों दिखाई देती है? सवाल क्यों उठते हैं? देखिए मैम में जो शमशेर खरकड़ा है वो राजनीति में एक प्रोग्राम के तहत नहीं आया। राजनीति में मैं सन 74 से था, 96 में राजनीति से संन्यास ले गया था। 2009 में जब राजनीतिक लोगों की इस इलाके में लूट और झूठ का वर्चस्व हो गया और लोगों से चुनाव से पहले करोड़ों रुपए इकट्ठे, चुनाव के बाद धन्यवाद के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे, झूठ और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं, तो एक ऐसे लूट और झूठ से दुखी होकर लोगों ने पैदा किया पंचायती उम्मीदवार के रूप में शमशेर खरकड़ा। और शमशेर खरकड़ा पंचायती उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, कुछ समय मिला, पूरी तरह से तैयार नहीं था, अचानक मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। और मैं मैम 24 हटगामा के योद्धाओं को सलाम करता हूं कि आज तक जो राजनीति में मैं जिंदा हूं, राजनीति में जो आज मेरा वजन है या कद है, वो केवल और केवल मैम 24 हटगामा के उन योद्धाओं की वजह से है जो मुझे लूट और झूठ की राजनीति से दुखी होकर राजनीति में लेके आए थे। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि लूट और झूठ की राजनीति जिसके लिए मैं राजनीति में आया था, आज नरेंद्र भाई मोदी और मनोहर लाल जी इसी एजेंडों को लेकर देश में काम कर रहे हैं। आज उसी एजेंडों को आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी में मुझे मौका मिला। आपने कहा कि उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिला, लेकिन इससे पहले आपने अपनी बातचीत में ये भी कहा कि पहले राजनीति में आप आए, संन्यास लिया, लेकिन फिर जब आपको लगा कि जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं वो गलत हैं और लोगों ने आपको एक मंच पर आने के लिए प्रेरित किया, तो आप वापस उस मंच पर आए। तो क्या लगता है, क्योंकि आपका सियासी सफर जैसे हम बात कर रहे हैं लंबा रहा है, दूसरी अलग अलग पार्टियों के साथ भी आप जुड़े रहे, तो उनकी विचारधारा और जिस पार्टी से आप जुड़े हैं 2009 में कैसे आप देखते? 2009 में मैं चुनाव हारा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। मैं लोगों के बीच में रहा, जनहित के मुद्दे मैंने उठाए, कांग्रेस पार्टी के विधायक का कांग्रेस का जोरदार विरोध किया, कहीं चीनी चोरी पकड़ी, कहीं सीमेंट चोरी पकड़ी, कहीं जो है इनके घपले और घोटालों का पर्दाफाश करने का काम किया। और मैं लगातार 5 साल तक लोगों के बीच में रहा। और उस समय मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि जब भी मुख्यमंत्री यहाँ, मैं असल तो आया ही नहीं, 1-2 बार आया 10 साल में, और जितने भी कोई काम कहते तो यहाँ का विधायक आनंद सिंह दांगी ये दावा करता था कि सारे काम हो गए, मैं मांग क्या करूं। मांगने के लिए उसके पास कोई काम ही नहीं था। तो मुझे अब जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो इलाके में पानी की, बिजली की, अस्पताल की, सड़कों की समस्याएं मुंह बाएं खड़ी थी।
सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं, डिग्गी ठीक नहीं, पानी ठीक नहीं। हमारे करोड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद करने का काम कांग्रेस राज में एक हमारे यहाँ के विधायक की नालायकी की वजह से वह हमारे 5 गांव आदर्श गांव बनाए, उन आदर्श गांव में कंक्रीट की रोड बनाई, उसके नीचे वाटर सप्लाई की जो पाइपें हैं वो सीमेंट की डाल दी। आज सारे की सारी वो पाइपें लीक हो गई, लोगों के घर गिरने लग गए। आज मुझे इन 5 साल में वो सारे की सारी पाइपें उखड़वा के गलियां तोड़ के दोबारा से लोहे की पाइप डलवानी पड़ी या डलवाने की प्रक्रिया जारी है। तो इस तरह से नेता कोई भी हो उसका दूरदर्शी होना जरूरी है। 2009 में मैंने एक मांग की थी कि हांसी रोहतक रेल लाइन महम चौबेसी की अठकामा के मंच से मैंने एक मांग की थी राजावाली गोर। मुझे ये खुशी है कि लगातार उस टाइम मैंने संघर्ष किया। ममता बनर्जी के पास रेल मंत्रालय था उस टाइम। 2011 के सर्वे में 2012 के बजट में हांसी रोहतक रेल लाइन मंजूर करवाई। हांसी रोहतक जो रेल लाइन मंजूर करवाई उसका श्रेय दीपेंद्र हुड्डा ने लेने की कोशिश की, मैं चुप रहा क्योंकि मुझे यह एहसास था कि आधा पैसा हरियाणा सरकार ने देना है और तूने अगर श्रेय लेने की कोशिश की तो ये पैसा देंगे नहीं, इसलिए मैंने चुप्पी साध ली। 17 अगस्त 2012 को केडी सिंह जो टीएमसी के सांसद थे वो यहाँ खरकड़ा गांव में खेलों में आए चीफ गेस्ट बन के, और उन्होंने ये कहा कि ये जो रेल है ये शमशेर खरकड़ा लेके आया। अगले दिन के अखबारों में छपा कि रेल खरकड़ा ले आया। दीपेंद्र ने कहा हम श्रेय लेने में विश्वास नहीं रखते। मैंने केडी सिंह को कहा कि आपने इस इलाके का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। बोला क्यों? मैं क्योंकि अब जो आधा पैसा हरियाणा सरकार ने देना है वो ये बाप बेटा देंगे नहीं, और उन्होंने दिया भी नहीं। 2014 अक्टूबर तक जाते जाते हांसी संतरों में ना सेक्शन 4 और 6 हुआ, जमीन एक्वायर नहीं हुई, पैसा नहीं दिया और पत्थर लगा के भाग गए। उसके बाद मनोहर लाल जी और एक बयान दे के रेल आएगी, सीटी बाज जाएगी, खरकड़े स्टेशन पे उतरूंगा। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी महम आए नवंबर में विश्वकर्मा डे पे। मैंने मांग की कि मुख्यमंत्री जी लूट और झूठ की राजनीति करने वालों ने एक झूठी घोषणा की, एक पैसा नहीं दिया। आप जो है बजट में प्रावधान करिए। हांसी रोहतक रेल लाइन इस इलाके की लाइफ लाइन है और इस इलाका का विकास इस रेल के बिना संभव नहीं। तो मैं बधाई देता हूं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस मांग की ओर ध्यान जो है वो केंद्रित आकर्षित किया। मैं ध्यान आकर्षित नहीं किया, इस मांग को मंजूर भी करवाया। और मनोहर लाल जी से हरियाणा सरकार ने जो आधा पैसा देना था, मुआवजे का पैसा देना था, 2015 के बजट में 333 करोड़ रुपया मंजूर करवा के मुआवजा बंटवाया और रेल के टेंडर करवाए और भारत सरकार ने अपना हिस्सा दिया और अब रेल का निर्माण कार्य जारी है। दूसरी 2009 के बाद मैंने मांग उठाई थी राजावाली गोर जो खरड़ी मोड़ से सीधी करनाल नाप की सीध में जाती है और जिससे 5 टोल बसते चंडीगढ़ जाने के लिए रास्ता पड़ता है, वो भी मुझे 4 साल लगे। कुछ मार्केटिंग बोर्ड के पास हिस्सा था, कुछ पंचायत डिपार्टमेंट के पास था, कई लोगों का कब्जा था, कई पीडब्ल्यूडी के पास था। 4 साल बाद वो निर्माण कार्य शुरू हुआ। राव नरबीर सिंह यहाँ उसका पत्थर रखे गए मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से और आज राज्यवाड़ी गोर का 24 फुट की राज्यवाड़ी गोर का निर्माण कार्य जारी है। ये मुझे इस बात की खुशी है। इसके अलावा गडकरी जी ने जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उन्होंने इससे बढ़ के हमने मांगा शेर, उन्होंने दिया 2.5 शेर। उन्होंने 2.5 शेर क्या दिया? मैं राज्यवाड़ी गोर पे लगा हुआ था। उसके बाद हम गडकरी जी से मिले कि गडकरी जी अंबाला से नाक की सीध में आप बंबई के लिए एक रास्ता बनाओ। ये हरियाणा के लिए, हरियाणा की लाइफ लाइन है, पंजाब की लाइफ लाइन है, जम्मू कश्मीर की लाइफ लाइन है, हिमाचल की लाइफ लाइन है। और मुझे बड़ी खुशी है कि गडकरी जी ने हमारी बात सुनी, मानी और उसका सर्वे करवाया और 135 किलोमीटर रास्ता अंबाला से बंबई के लिए जाने का कम हुआ और वो भी जो है सर्वे करवा के गडकरी जी ने उसका भी मुआवजा लोगों को मिल गया, उसकी भी जमीन एक्वायर होगी। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के नाम से यहां से एक रोड गया महम की बीचों बीच, महम के हल्के के बीचों बीच, हरियाणा प्रदेश के बीचों बीच। और उसका नतीजा मैडम ये हुआ कि 135 किलोमीटर का सफर कम हुआ, प्रदेश का और देश का फ्यूल बचा, टाइम बचा और 5 टोल जो यहां से चंडीगढ़ जाने के लिए लगते हैं, 5 टोलों पर भूपेंद्र हुड्डा का मैं ये आरोप लगाता हूं हिस्सा है, उनसे निजात मिलेगी इस इलाके को। और यहां महम से 2.25 घंटे में चंडीगढ़ और 2.25 घंटे में जयपुर
इस रोड बनने के बाद हम जाएंगे। इसके लिए मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को और गडकरी जी को। इसके अलावा इन्होंने यहां शोर किया, आनंद सिंह दांगी ने कहा कि ऐतिहासिक चबूतरे की वजह से मैं एमएलए बना। चबूतरा ऐतिहासिक किसी ने बनवाया तो मनोहर लाल जी ने बनवाया। आज चबूतरे को आप ऐतिहासिक कह सकते हैं। उसके अलावा हमने गांव में 50 करोड़ से ज्यादा रुपए गांव के विकास के लिए दिए। हर गांव में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया दिया। शहर में आज हमारे म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन यहाँ बैठे हुए हैं, आज भी काम जबरदस्त तरीके से जारी है। सारे चौकों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, कई फुहारे लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तमाम जो विकास कार्य है, विकास परियोजनाएं, वो बीजेपी के कार्यकाल में ही नहीं हुई। इसके अलावा भी मैं एक बात और कहता हूं कि मैंने यहाँ एक और चैनल आया था, उसमें मैंने ये कहा था कि आनंद सिंह दांगी, दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा अपने 10 साल के आंकड़े लेके आए। मैंने सोचा आज वो मैं ये आंकड़े लेके आया हूं, ये आंकड़े लेके आया हूं मैं। और मैंने कहा कि मेरे 4.25 साल के 4.5 साल के आंकड़े अगर 10 साल पर भारी ना पड़े इस इलाके के लिए तो शमशेर खरकड़ा राजनीति से, इसी चैनल के इसी प्रोग्राम से संन्यास लेने के लिए राजनीति से तैयार है। राजनीति मेरा धंधा नहीं है, राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, राजनीति मेरा जुनून है और जुनून को लेके मैं राजनीति में आया हूं। और उस जुनून को लेके आज नरेंद्र भाई मोदी और मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश को लेके देश और प्रदेश का विकास कर रहे हैं। आज मैं उस टीम का सदस्य हूं, ये मेरा सौभाग्य। शमशेर जी, आपने जैसे कहा बार बार जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनको लेके कहा कि कोई काम नहीं करवाया है उन्होंने, और जनता लेकिन बार बार उन्हें क्यों चुनती आ रही है। 3 बार से लगातार वो विधायक बने हैं, आखिर ऐसा क्यों? जो कार्य आपको दिख रही है, देखिए इसके लिए मैं अपना इलाके का दुर्भाग्य ये समझूंगा कि 6,000 वोट उसके खिलाफ पड़ा, उसके हक में 50,000 वोट पड़ा, मुझे 42,000 वोट मिला और उसके अलावा जो उसके विरोध का वोट था वो बटा। मैंने मेरे लोकदल के राजकल उसमें से जेजेपी भी बन गई और दूसरे साथियों से अपील की थी कि भाई आप यहां जीतने की स्थिति में नहीं हो, आप किसी को हराने और जिताने की स्थिति में हो, इसलिए मेरा सहयोग करिए। मैं इस लूट और झूठ की राजनीति से आपको निजात दिलाऊंगा, इस इलाके को निजात दिलाऊंगा और हम सब मिलकर इस इलाके का विकास करेंगे। आगे लोकसभा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव में भी मैं खुले मन से लोकदल से और जेजेपी से अपील करता हूं कि जिस तरह से मुहिम में आप जिता और हरा सकते हो, जीत नहीं सकते, उसी तरह से लोकसभा में आप जिता और हरा सकते हो, जीत नहीं सकते। इसलिए मैं आपको खुले मन से ये अपील करता हूं कि आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि केंद्र में आपने नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए मैं अपील करता हूं उन साथियों से, उनके कार्यकर्ताओं से, वोटरों से, वो इसको ना बंटने दें वोट को। आपने कहा कि जिताने को लेकर के आप ज्यादा यहाँ पर कोशिश करेंगे, दावेदारी रहेगी क्या इस बार भी? है जी, दावेदारी रहेगी क्या इस बार भी? चुनाव में दावेदारी आप ठोकेंगे विधानसभा के चुनाव की बात करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी लोकसभा लड़ा था और इसलिए लड़ा था कि अलायंस होने की उम्मीद थी, नहीं हुआ। हमारे धनखड़ जी भी आ रहे, मैं भी आ रहा, लेकिन आज धनखड़ जी भी हम एक मन से भारतीय जनता पार्टी का कमल लेकर निकले हैं और आज जो परिस्थितियां हैं वो हमारे हक में हैं। पिछली बार 50,000 से दीपेंद्र हुड्डा मुहिम से जीता था। इस बार मैं दावा करता हूं, लोग चर्चा करते हुक्कों पे कि इस बार कम से कम 30,000 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा यहां से हार के जाएगा और रोहतक जो जिला है यहां से उसको 1,65,000 की लीड मिली थी, 1,65,000 से वो चुनाव जीता था। बाकी 5 हलकों से तो वो अपनी हार जीत को बराबर करके आया था। इस बार की जो फिजा है, जो हवा है, जो वादियों की, वो इस बात की ओर संकेत करती है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पार्टी किसी को भी तय करे। मैं इन योद्धाओं के बल पर, इन योद्धाओं के दम पर ये दावा करता हूं, मैं 24 हटगामा के योद्धाओं के यहाँ से हम जो है कम से कम 30,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और दीपेंद्र हुड्डा को धूल चटाएंगे। मुझे अभी किसी साथी ने बताया कि इसी कार्यक्रम से हमारे विधायक आनंद सिंह दांगी, उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दीपेंद्र हुड्डा को हरा दे। माई के लाल तो कमल का फूल लेने के लिए लालायित हैं, तैयार बैठे हैं।
जिसको भी कमल का फूल मिलेगा वही दीपेंद्र हुड्डा को धूल चटाएगा। मैं इस मंच से दावा करता हूं। आनंद सिंह जी, आप भी देखोगे और ये इलाका भी देखेगा, ये देश भी देखेगा, ये प्रदेश भी देखेगा। चुनाव जीतते हैं उसके बाद की क्या योजनाएं रहेंगी, कौन से ऐसे काम रहेंगे जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा? चुनाव की अगर बात जीतेंगे हम, ये निश्चित लग रहा है। लोगों के मन बन चुके हैं। 2019 में मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है। आज पूरी दुनिया जो है देख रही है मोदी जी की तरफ। मैं आपसे केवल एक सवाल पूछता हूं, आप तो मेरे से सवाल पूछते, मैं भी सवाल पूछता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, पाकिस्तान से हमारा कोई भी युद्ध बंदी, उसकी लाश आई तो अक्स स्थिति में आई, बुरी हालत में आई। आज जो 48 घंटे में अभिनंदन का अभिनंदन हिंदुस्तान की धरती पर हुआ तो केवल मोदी जी की विदेश नीति की वजह से हुआ। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से घेर के पाकिस्तान को मंजूर किया कि अभिनंदन को रिहा किया जाए। ये हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद पहली घटना है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद पहली घटना है कि नरेंद्र भाई मोदी ने पुलवामा के मेरे जो शहीद थे उनकी 13वीं वाले दिन, ठीक जिस दिन 13वीं थी, उसी दिन एलओसी पार करके वहां जो है उनको उनके ठिकाने को नष्ट करने का काम किया, पाकिस्तान को नाको चने चबाने का काम किया। और आज जो एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि आज दुनिया में कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। इसके अलावा अभी 4 दिन पहले मोदी जी ने एक सैटेलाइट जो हमारी जासूसी करता था, दुश्मन का सैटेलाइट था, उसको मार गिराने का कारनामा जो किया, दुश्मन का सैटेलाइट नहीं था, वो अद्भुत है, अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि ये कारनामा केवल आज तक अमेरिका ने, रूस ने और चाइना ने किया था। हिंदुस्तान चौथा देश बना है जिसने ये कारनामा करके दिखाया। इसलिए मैं देश के 130 करोड़ जनता की तरफ से मोदी जी को सलाम करता हूं, सलाम करता हूं। चलिए, वही हो गया। फिर से जो बात थी वो घूम फिर के फिर से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आ गई है। जो बुनियादी समस्याएं अगर हरियाणा की यहाँ पर बात कर ले, जो अभी भी बनी हुई है, सबसे ज्यादा जो समस्या देखी जाती है किसानों की रहती है। तो किसानों के लिए सरकार आगे क्या करेगी कि अभी भी जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग किसान करते, तो उसको लेकर सरकार क्या करेगी? स्वामीनाथन रिपोर्ट 17 अगस्त का टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देखिए, पढ़े लिखे यहाँ सारे बैठे हैं, गूगल से निकाल के देखिए। स्वयं स्वामीनाथन जी, जिनकी 90 साल से ज्यादा उम्र है, वो जिंदा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने जो रिपोर्ट किसानों के हक के लिए दी थी, आज जो है नरेंद्र भाई मोदी ने उससे आगे बढ़ के किसानों के लिए जो स्कीमें लागू की वो उससे कहीं ज्यादा है। आज नरेंद्र भाई मोदी ने कभी सुना था किसी ने कि मुहिम में सरसों खरीदी जाए, बाजरा खरीदा जाए? कभी सुना था दलहन खरीदी जाए? कभी सुना था सब्जियों की, दूसरी फसलों की भावांतर भरपाई दी जाएगी? अगर मार्केट में 2 रुपए किलो रेट है और उसका लागत किसान की अगर 5 रुपए किलो है तो 3 रुपए किलो की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। 2000 करोड़ से ज्यादा का पैसा बजट में प्रावधान नरेंद्र भाई मोदी ने किया किसान के लिए, किसान की फसल के लिए, किसानों के भावांतर भरपाई के लिए, किसानों की फसल के लिए। आज पहली दफा देश के इतिहास में आजादी के बाद नरेंद्र भाई मोदी ग्राहक बन के आए किसान की फसल का मंडियों में। और आज जो है किसान की फसलें खरीदने का जो काम किया नरेंद्र भाई मोदी ने किया था। देश आजादी के बाद किसान को समर्थन मूल्य मिलता था। समर्थन मूल्य होता था कि उसकी लागत जो है केवल वो दे दी जाए ताकि वो अगली फसल बीज ले जाए, किसान ना मरे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने किसान को लाभकारी मूल्य दिया। लाभकारी मूल्य का मतलब है जो किसान की लागत है उस पर 50% मुनाफा मिलेगा। ये स्वामीनाथन की बात करता हूं मैं। इसके अलावा मैं एक और कंप्लीट कर दूं, ये एसवाईएल की बात करने वाले लोग सबको पता है एसवाईएल कहां से शुरू हुई थी, आज सुप्रीम कोर्ट में कहां पर एसवाईएल। लेकिन मैं तो वेस्ट जमुना कैनाल की बात करता हूं जो इस इलाके को पानी देती है। वेस्ट जमुना कैनाल का पानी हमारा 60% हम ले रहे थे। आज तक जितनी सरकारें रही, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा जी रहे, चाहे चौटाला जी रहे, चौधरी देवीलाल रहे, बंसीलाल रहे, भजनलाल रहे, अभी तक हम केवल 60% पानी ले पा रहे थे।
हमारी नहरों की कैपेसिटी नहीं थी कि वो पानी हम जितना वेस्ट जमुना कैनाल का हमारा हिस्सा हम ले सके। आज मनोहर लाल जी को मैं बधाई देता हूं इस बात की कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए मंजूर करके इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया, टेंडर हो चुके हैं। और आज मनोहर लाल जी को इस बात की भी बधाई देता हूं। 281 टेल ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में जहां 25 साल से पानी नहीं गया था, उन पर पानी पहुंचाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी सरकार में मनोहर लाल जी ने किया। प्रदेश सरकार के काम से लोग कितने सैटिस्फाइड हैं और खुश हैं? इसके अलावा मैं 2 बातें और कहता हूं। इसके अलावा यूरिया थानों में मिलता था, यूरिया का जो है नरेंद्र भाई मोदी ने, आज किसान को यूरिया की किल्लत नहीं। सिलेंडरों के लिए हमारे बुजुर्गों को सुबह 4 बजे बैठा दिया जाता था ठिठुरती ठंड में, वो ठिठुरते थे। आज सिलेंडर घर घर जा रहे, मैं ये कह रहा हूँ आज सिलेंडर घर घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। आज मेरी गरीब माताएं बहनें जो धुएं में रोटी बनाती थी वो गैस के चूल्हे पर रोटी बनाती है। 2 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन नरेंद्र भाई मोदी ने मेरी गरीब महिलाओं के दिए। कहां से आगे वो सिलेंडर? आज सिलेंडर की किल्लत कम हुई। आज सिलेंडर कितना इत्तेफाक रखते हैं उन्हीं से जान लेते हैं। मेरे सहयोगी शमशेर यहाँ पर बीच में मौजूद हैं। शमशेर, हम चाहेंगे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बताएं कि वो कितना इन दावों और वादों से इत्तेफाक रखते हैं। चलिए, कायनात इस वक्त जैसा हमारा सार्थक संवाद चल रहा है तो उसमें कुछ लोग भी मौजूद हैं। वो क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं, क्या हालात वो करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ दर्शक हैं, पहले अपना नाम बताएंगे। अजय मलिक मोहारा से हूं और मंच के माध्यम से शमशेर जी से एक सवाल करना चाहूंगा। बीजेपी ने हमेशा एक चीज कही है, इनेलो और कांग्रेस के प्रति ये वंशवाद की राजनीति करते हैं, तो क्या बीजेपी नहीं करती? मेरे पार्टी है मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अब तक घोषित किए हैं उम्मीदवार, उनमें से और 15 रिश्तेदारों को दिए हैं। क्या बीजेपी वंशवाद की राजनीति नहीं करती? वंशवाद की राजनीति के बारे में मेरे दोस्त, कल इस देश के प्रधानमंत्री ने एक चैनल पर यह स्पष्ट किया कि वंशवाद है क्या। किसी एमपी का लड़का एमएलए बन जाए या किसी एमएलए का लड़का एमपी बन जाए, ये वंशवाद नहीं है। वंशवाद है कि चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला जी, उसके बाद जो है अभय सिंह जी, अजय सिंह जी, और उसके बाद चप्पल भी आई, चश्मा भी आई, ये वंशवाद है। अजय मलिक यहां जो है इस पार्टी का कभी भी अध्यक्ष नहीं बन सकता। इस पार्टी के जो नीति निर्धारण करने वाले हो उसमें नहीं हो सकता। शमशेर खरखड़ा हो सकता है, चाय बेचने वाले का बेटा नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, मनोहर लाल जो निनाणा में पैदा हुआ किसान के घर में वो हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का जो वंशवाद है वो जवाहरलाल नेहरू से चल के इंदिरा गांधी से चलता हुआ, राजीव गांधी से चलता हुआ, सोनिया गांधी से चलता हुआ, आज राहुल गांधी आ गया, और उसके बाद जो है वो वंशवाद चलते चलते आगे पता नहीं कहां जाके टिकेगा। इसको वंशवाद कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके वंश का कोई भी आदमी नेतृत्व नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी का। मनोहर जोशी के परिवार का कोई आदमी नहीं करता, दीनदयाल उपाध्याय के परिवार का कोई आदमी नहीं करता। आज जो है नरेंद्र भाई मोदी के परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं है, मनोहर लाल जी के परिवार का आदमी कोई राजनीति में नहीं है। इसलिए केवल और केवल आपकी और मेरी आम आदमी की अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी में है। आइए हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। चलिए, इस बीच कुछ और दर्शक हैं, पहले अपना नाम। मेरा नाम राजकुमार ग्रेवाल, मैं भैणी चंद्रपाल से हूं। मैं हमारे नेताजी से एक निवेदन करके सवाल पूछना चाहता हूं। चौधरी देवीलाल ने मेम के लिए औद्योगिक नीति बनाई थी, जिसका परिणाम हुआ यहाँ पर एक कोऑपरेटिव शुगर मिल लग गया और 3 कॉटन मिल लगे। बाद में उसके किसी भी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप वो कॉटन मिल उनमें से बंद हो चुके या बंद होने की कगार पे हैं। तो मैं नेताजी से पूछना चाहूंगा, उनके पास इस बारे में क्या योजना है? धन्यवाद। बहुत गजब का सवाल। इस सवाल का जवाब मैं तफसील से देना चाहूंगा। आपने कहा शुगर मिल का पिछले साल जब पढ़ाई सीजन बंद हुआ तो मैंने शुगर मिल के एमडी से पूछा कि बताइए आपने 3 साल में
कितना गन्ने की पेराई की, तो उसने कहा 1,17,000 क्विंटल। मैंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जो अपने आप को किसानों का नेता होने का झूठा दावा करता है, उसने कितना गन्ना पीड़ा? 5 साल में 1,32,000 क्विंटल पीड़ा। उसने जो गन्ने की पेमेंट है वो कब तक दी? वो दी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। लोगों ने सिफारिश लगवाई, आनंद सिंह दांगी की चिट ली कि मेरी बेटी की शादी है, आप जो है हमें पेमेंट दिलवा दो। और 3 साल की जो पेमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, ये रिकॉर्ड और आंकड़ों की बात, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। शमशेर खरकड़ा या कोई भी आनंद सिंह दांगी झूठ बोल सकता है। 15 अगस्त को हमने हमेशा, जब देश आजाद हुआ उसी दिन हमने किसान की एक एक पाई की पेमेंट करने का काम किया। ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। और पिछले साल जो हमने 44 लाख क्विंटल गन्ना पीड़ के, गन्ना के इतिहास में, शुगर मिल के इतिहास में 27 साल बाद ये पिड़ाई की। जहां तक उद्योगों की बात कही मेरे दोस्त ने, हम जो है उसी दिशा में 80 रोहतक रेल लाइन की जो मांग थी आपने और हमने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, वो आई। उसके बाद राजाली गोड़ 24 फुट की आपके और हमारे संघर्ष की वजह से आई। इसके साथ साथ वो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे आया। ग्रीन जो मैं अपनी बात 1 मिनट के समाप्त करता हूँ। समाप्त भी करना है। मैं 1 मिनट, मैं ये कहता हूं वो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो आने लग रहा है, ये इस इलाके में उद्योगों का जाल बिछेगा, इस इलाके की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी। जो महम उजाड़ और बर्बाद हो चुका है उसको आबाद करने का काम दावा है आगे आने वाले समय में, और जीत भी मिलेगी बीजेपी को, क्योंकि लहर पर सवार बीजेपी ये दावा कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के नेता। शमशेर जी, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं क्योंकि समय अब बेहद कम बचा है हमारे पास में, हम जल्दी अब यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। चलिए, मैं एक साथ 2 दर्शक हैं, 2 सवाल पूछेंगे, उसके बाद दोनों का जवाब खरकड़ा जी देंगे। लंबा जवाब देते हैं, उम्मीद करेंगे उनसे इस बार छोटा जवाब दें। सर, शमशेर जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं इस पब्लिक के माध्यम से। आप बताएं, कांग्रेसी एक सगुफा लगा रहे रेल हमले, और दूसरा सवाल मेरा यो है, पहले ये कहते थे कार्गो ले आएंगे, कार्गो ले आएंगे। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर में बेहताशा मतलब मारे गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? दूसरा एक मैं आपको एक सवाल और, सिर्फ 3 सवाल है मेरे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टिकट मिलता है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए, एक और सवाल इस वक्त, आप भी अपना सवाल कर लीजिए। देखिए, बाद में शमशेर जी चाहेंगे बहुत, मैं पहले इसका जवाब दे दूं, पहले इसका जवाब दे दूं। कार्गो की बात आई, कार्गो या कभी थी नहीं। कार्गो का केवल जो है एसआईटीसी के जो नक्शे थे, वो प्रपोजल उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, हरियाणा ने भेजी थी। कभी भी कार्गो कंसीडर नहीं की गई, कार्गो के ऊपर कभी फैसला नहीं लिया गया। और कार्गो के लिए इंटरनेशनल की एविएशन कमेटी होती है जो फैसला लेती है। कार्गो के नाम पर यहाँ के विधायक आनंद सिंह दांगी और कांग्रेसियों ने लोगों को टोपियां पहनाई, प्लॉट बेचे, करोड़ों रुपए का घपला और घोटाला किया। उसके अलावा जापानी सिटी के नाम पर मदीना गांव में इन्होंने लोगों को बहकाने और बरगलाने का काम किया। सेक्शन 6 और 6 के नोटिस करके भाग गए। जी शमशेर जी आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, समय की हमारे पास बेहद कमी है और भी यहाँ पर वेटिंग में है। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब दिया। बहुत, मैं आपसे जरूर ये सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन मंच से उतरने के बाद हम जरूर आपसे सवाल का जवाब ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आप आए हमारे साथ, और मैं गुजारिश करूंगी यहाँ पर 24 प्रेस क्लब के सदस्यों से, मैं अपनी आखिरी बात कह दूं। मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार, मैं अपनी आखिरी बात कह देता हूँ। चलिए रखिए आप अपनी। मेरी आखिरी अपील है जी, रोहतक लोकसभा के लोगों को और महम 24 हटकामा के योद्धाओं को, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, ये इसलिए देश के लिए जरूरी है कि देश की अस्मत का सवाल है, देश के सम्मान का सवाल है। आज मोदी जी इस देश के लिए जरूरी है और इस देश की मजबूरी है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने। और मैं लोगों से अपील करता हूं, भारी बहुमत से यहाँ जो है रोहतक लोकसभा से जिताने का काम करें।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।